हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका हिंदी सब्जेक्ट है, और हिंदी में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके बीच में आए हैं जो आपके लिए जो आपके पेपर से यानी कि मैं आपको जो आपका मॉडल पेपर है उससे रिलेटेड है। इसमें आपको सुखंड साग के कुछ मॉडल पेपर के प्रश्न छूटे रहते हैं, वो आपको यहाँ पे बताने का हमने प्रयास किया है और अच्छे से समझाने का भी प्रयास किया है। अब इसमें जैसे आपका जो प्रश्न आपके लिए वैल्यूएबल है वो आपको पढ़ने होंगे, और जो आपके लिए एक पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है वो सारे आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। तो सारे मैं आपको हर तरीके से प्रश्न बताने का प्रयास करता रहता हूँ, और अच्छे से आपको पढ़ाने का भी एक नज़रिया बताने का चेंज करने का आप लोगों का एक जो दौड़ भाग होता है उसको हटाने के लिए ये आपको मैं आपके अपने चैनल एक ही स्टैंडर्ड के माध्यम से हम आपको एक एक नई लय के साथ आपको आगे बढ़ने का एक शब्द के रूप में प्रेरित करता रहता हूं। और हज़ार बार मैं यही चीज़ कहता हूं और कहता रहूँगा कि आप लोगों के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा आपके बीच में। तो दोस्तों, चैनल में आप लोग ज़रूर, चैनल में नए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, और आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है, जितने भी वीडियो को आपके सब्जेक्ट के अनुसार हैं वो सारे आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। तो अब आपका आता है खंड सा, इसमें जो यानी कि सेक्शन सी का है। सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। इसमें केवल आपको जो पेपर की दृष्टि से है, इसमें केवल 2 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, और जो आंसर आपको होता है वो 450 शब्दों का होता है। अब इसमें जैसे आपका 7वां प्रश्न जो है यानी कि पेपर के आपके जो होता है पेपर की दृष्टि से, यानी मॉडल पेपर या आपके जो पेपर की दृष्टि से 7वां क्वेश्चन निर्धारित किया जाता है। 7, 8, 9, 10 जो भी प्रश्न आपका आता है वो इसी तरीके से आता है। चीज़ जैसे आपका आया कि कहानी की विकास यात्रा को दर्शाइए। हर बार आपके पेपर में ये प्रश्न आया है और आता रहेगा आगे भी। अब जैसे कहानी की जो विकास यात्रा है वो किस प्रकार आगे बढ़ी, और ये किस तरीके से अपना एक सहानुभूति के अनुसार आगे की ओर अग्रसर करती गई, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना है और अच्छे से समझना भी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होकर हमें आगे, यानी कि जो कहानी का विकास हुआ है और इसकी यात्रा किस तरीके से आगे की ओर बढ़ी है, वही आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे अब इसमें आपको पढ़ना होगा कि कहानी का विकास जो है वो मनुष्य की अपनी बात है, अनुभवों को कहने सुनने की जो प्रवृत्ति से प्रारंभ हुआ है। जैसे वेदों उपनिषदों से, पुराणों से, पाली से, प्रकृति आदि साहित्य से भी कहानी मिलती है। हिंदी कहानी का जो विकास क्रम है की जो समीक्षा है वो इस प्रकार की जाती है। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर तो आता है आपका विकास युग, जो सन 1900 से ईस्वी से 1911 ईस्वी से स्टार्ट होता है। सेकंड नंबर आता है आपका प्रेमचंद युग, फिर आता है ये सन 1911 से 1936 ईस्वी तक। गा नंबर आता है आपका थर्ड नंबर प्राक स्वतंत्र युग, जो 36 से 47 ईस्वी तक आता है। और फिर आता है स्वतंत्र युग, जो सन 47 से आज तक यानी कि अब तक जो चल रहा है इसे हम स्वतंत्र युग कहते हैं। का नंबर इसमें आपका आता है विकास युग। अब विकास युग के बारे में आप लोग जानेंगे। विकास युग में कहा गया है कि यदि यह हिंदी कहानी का प्रयोग काल था, इसका प्रारंभ सरस्वती के विकास जो प्रकाशित हिंदियों में था उसमें माना। जैसे इंदुमती जो रचना थी किशोरीलाल गोस्वामी जी की, प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की रचना, 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, पंडित और पंडितानी गिरजा दत्त वाजपेयी, दुलाई वाली, बंग महिला आदि हिंदी की प्रारंभिक कहानियाँ, इंदु, गृहलक्ष्मी और सुदर्शन इस समय की अन्य पत्रिकाएं हैं जिनमें कहानियाँ छपती थीं। और हिंदी का विकास युग होकर भी इस समय कहानियाँ बड़ी सरस और रोचक एवं प्रभावशाली हैं। सेकंड नंबर जो हमने आपको बताया प्रेमचंद युग। अब प्रेमचंद युग में किस तरीके से ये अपना रोचक तथ्य एवं लालित्य बनाई थी। उपन्यास की भांति ही कहानी क्षेत्र में भी प्रेमचंद का स्थान सर्वोपरि था। उन्होंने लगभग 300 कहानियों लिखकर हिंदी कथा और साहित्य को समृद्ध कर दिया, जिसमें ईदगाह आपका है, मंत्र हो गया, नमक का दरोगा हो गया, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, कफन बहुत ही श्रेष्ठ कहानियाँ थीं इनकी। और इस युग में प्रसाद जी ने अपने श्रेष्ठ कहानियाँ हिंदी संसार को दी।
जिसमें प्रतिध्वनि, छाया हो गया आपका, आकाशदीप हो गया, इंद्रजाल, आंधी, इनके कहानी कथा संग्रह थे। जिसमें जेपी श्रीवास्तव, राजा राधिकारमण जी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, पंडित ज्वाला प्रसाद, ज्वाला दत्त शर्मा, सुदर्शन आदि इस युग के प्रमुख कहानीकार थे। उसके बाद फिर आपका आता है प्रेमचंद जी को कहानियाँ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थे वो, जो कहानियाँ का आदर्श उन्मुख यानी कि आदर्श से वो परिपूर्ण यानी कि परिपूर्ण थे, प्रफुल्लित थे, उस युग के ये माने जाते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट 3rd नंबर प्राक स्वतंत्र युग। अब प्राक स्वतंत्र में क्या आता है इसमें दोस्तों, इसमें प्रेमचंद्र प्रसाद एवं उनके समकालीन उनका जो कहानियाँ भावात्मक, आदर्शवादी और अनुभूत प्रधान थी, जबकि प्रसादोत्तर युग में चिंतन प्रधान कहानियाँ लिखी जाने लगी। प्रेमचंद युगीन कथाकारों पर गांधीवादी, आर्य समाज, बौद्ध करुणा और भारतीय संस्कृति का प्रभाव था, जबकि इस काल में जैनेन्द्र, अज्ञे, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, इलाचंद जोशी आदि कहानीकार पश्चात शिल्प एवं दर्शन से भी प्रभावित हैं। यशपाल, अज्ञे और जोशी की कहानियों में यह प्रवृत्ति कुछ अधिक ही हैं, जो साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव इस युग की कहानियों में दिखाई पड़ती है। पांडे बेचन शर्मा, उग्र, आचार्य चतुरसेन शास्त्री और ऋषभ चरण जैन की कहानियाँ नग्न यथार्थवादी हैं। फिर आता है आपका स्वतंत्र युग। स्वतंत्र युग में जो स्वाधीनता प्राप्ति जो आपका है क्या स्वतंत्र युग, जो का नंबर आपका 4th नंबर है, इसमें आता है कि स्वाधीनता प्राप्त के प्रारंभ चरण में कुछ समय तक तो देश में आशा, आदर्शवाद आदि का बोलबाला था, लेकिन शीघ्र ही मोहभंग की स्थिति आ गई थी और परिपारित मूल्य तेजी से बदले व्यक्ति यानी आत्मवादी हो गया। राजेंद्र यादव, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश आदि की कहानियों में आत्ममुखता कुछ अधिक ही है। आज की कहानी भावबोध, युगबोध और संस्कृत जीवन की कहानी है। संबंधों के बदले स्वरूपों को भी आज की कहानी में जीवंत देखा जा सकता है, जैसे मोहन राकेश मिसपाल, नरेश मेहता का अनबीता अतीत, निर्मल वर्मा का लंदन की एक रात, कमलेश्वर जी की खोई हुई दिशाएं, अमरकांत की जिंदगी की ओर जोक, राजेंद्र यादव का टोटन, रेणु की तीसरी कसम, ज्ञान रंजन का फेंस का उधर, रविंद्र कालिया का बड़े शहर का आदमी आदि की कहानियों में हृदय के अंतस्तल तक एक झकझोर देने की शक्ति है। स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद की कहानी ने अनेक कथा आंदोलन भी किए। सन 1955 के आसपास नई कहानी का आविर्भाव हुआ, जो रेणु के माध्यम से आंचलिक कहानी अस्तित्व में आई। शिवानी की कहानियों में आंचलिकता नागार्जुन, शैलेश मटियानी, मार्कंडेय, शेखर जोशी आदि आंचलिक कहानीकार हैं, और अकहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी आदि अन्य तथा आंदोलन कहानी भी चले। हिंदी साहित्य में कहानी अत्यंत लोकप्रिय विधा है और यह युग जीवन को सही और सार्थक अभिव्यक्ति दे रही है। कलात्मकता के आवरण को उतार कर वह जीवन की शक्ति और चेतना दृष्टि की देने का कारण सचेतन कहानी है। कहानी के पुराने मिथकों को तोड़ने के कारण अकहानी यानी कि अकहानी है। स्पष्टता आज की हिंदी कहानी आज के मानव की कहानी है और कई दशकों के कालखंड में उसमें काफ़ी सफ़र तय किया है और तेज़ी से गतिशील है। तो ये था आपका कहानी का विकास की यात्रा के बारे में। उसके बाद 2nd नंबर क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, हिंदी एकांकी रूप से एक नई विधा है, स्पष्ट कीजिए। अब इसमें आपका आता है दोस्तों कि हिंदी एकांकी पूर्ण रूप से एक नई विधा है। आधुनिक कहानी की भांति हिंदी एकांकी पर भी पश्चिम का प्रभाव है। कुछ आलोचकों के मत में एकांकी को पश्चिम से जोड़ना बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि रूपक और उपरूपक के कुछ भेद तथा यानी कि व्यायोग, भ्राण, प्रहसन, बीथी, सट्टक, विलासिका, प्रकारणी आदि
एक ही अंक के थे, अतः भारत में एकांकी की परंपरा भास का अरुभंग और मध्यम वियोग एकांकी के निकट है। एकांकी का उद्भव एवं विकास पश्चिम में भी नया ही नहीं, पश्चिम में प्राचीन काल में बड़े बड़े नाटक ही खेले जाते थे। नाटक के बीच दृश्य परिवर्तन के समय निकालने के छोटे छोटे खेल खेलते थे, जिन्हें हम कंटन रेजन्स कहते थे। ऐसे नाटकों का स्वतंत्र विकास भी नहीं हो पाया। आप सोच रहे होंगे कि एकांकी का विकास क्यों हुआ? इसका उत्तर है समय की कमी के कारण। विश्व युद्ध के बाद आधुनिक ज्ञान विज्ञान के युग में मनुष्य के पास समय की कमी हो गई। जीवन की भाग दौड़ में वह कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करना चाहता है, यहाँ तक कि मनोरंजन के लिए भी वह कम से कम समय देना चाहता है। अधिकांश एकांकी एक ही अंक और एक ही दृश्य में समाप्त हो जाते हैं, जिससे प्रभाव की एकता एवं घटनाओं की एक सूत्रता बनी रहती है। नाटक के समान एकांकी भी 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर में आता है कथावस्तु, सेकंड नंबर चरित्र चित्रण, थर्ड नंबर परिवेश, फोर्थ नंबर में संरचना शिल्प, 5 नंबर में रंगमंचीयता और 6 नंबर में प्रतिपाद्य। लेकिन नाटक के समान एकांकी में ना तो कथावस्तु के विस्तार का अवकाश रहता है और ना ही पात्रों की बहुलता। एक ऐसी भी नहीं कि नाटक का छोटा करके एकांकी बना लिया जाए। एकांकी सर्वथा स्वतंत्र विधा है। नाटक में घटनाओं का बहुलता रहती है और जबकि एकांकी पात्र, घटना, संवाद आदि की दृष्टियों में से सीमित होता है। नाटक में अनेक अंक होते हैं किंतु एकांकी में एक ही अंक होता है। अब आता है आपका कथानक। कथानक में हेडिंग आता है आपका कथानक। कथानक में लिखेंगे कि एकांकी की कथानक भी इतिहास, राजनीति, पुराण, लोकतंत्र, समाज या चरित्र विशेष से लिया जाता है। इसके कथानक में 5 मुख्य भाग होते हैं। फर्स्ट नंबर प्रारंभ, सेकंड नंबर नाटकीय स्थल, थर्ड नंबर द्वंद्व और फोर्थ नंबर चरम सीमा, 5 नंबर आता है आपका परिणत। उदाहरण के लिए हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी का दीपदान को ले लें। इसमें कथानक का एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है। कथानक का विस्तार इसमें नहीं है। पन्ना धाय द्वारा चित्तौड़ के राजकुमार की जीवन रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलिदान करना ही इसकी कथा वस्तु है। फिर आता है चरित्र चित्रण। एकांकी के पात्रों की बहुलता नहीं रहती, साधारणतः एक ही मुख्य पात्र होते हैं। उसके कार्य एवं संवादों से उसकी चरित्र उभरा है। पन्ना के दृढ़ स्वामी भक्त एवं राष्ट्र भक्त चरित्र के साथ रणवीर के अत्याचारी रूप को उभार कर एकांकीकार ने चरित्रों की स्पष्ट पहचान कराया है। फिर आता है परिवेश। परिवेश में एकांकी में किसी कार्य विशेष की प्रधानता नहीं रहती, यानी कि एकांकी में किसी कार्य विशेष की प्रधानता रहती है। यह कार्य किसी काल विशेष में घटित होती है और इसके घटने को कोई स्थान नहीं होता है। इन्हें देश, काल और वातावरण अथवा परिवेश कह सकते हैं। ऐतिहासिक एकांकियों में तो परिवेश और भी अधिक महत्व होता है। फिर आता है आपका संरचना शिल्प। संरचना शिल्प में का संबंध एकांकी की भाषा, शैली और संवाद योजना से है। फिर आता है आपका भाषा शैली। भाषा शैली में आपका आता है कि प्रत्यक्ष प्रदर्शन की विधा होने के कारण एकांकी की शैली नाटकीय होती है। उसमें विचार, भावों और अभिव्यक्ति केवल भाषा के द्वारा ही नहीं, पात्रों की वेशभूषा, उनकी भावभंगिमा, कार्य, रंगमंच, दृश्य और वातावरण, गीत, संगीत, ध्वनि, प्रकाश आदि के द्वारा भी होती है। फिर आता है आपका संवाद। संवाद में आता है कि एकांकीकार कम से कम संवादों से भावों को व्यक्त करने का प्रयत्न करना है। संवाद परिस्थितियों एवं पात्रों की मनोदशा को प्रकट करने वाले होने चाहिए। दीपदान एकांकी के मुख्य पात्र पन्ना के संवाद उनके चरित्र की दृढ़ता को प्रकट करता है। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, यहाँ आग की लपटें नाचती हैं। फिर आता है आपका रंगमंचीय आपदा अभिनेता। नाटक के समान रंगमंचीयता एकांकी का भी प्राणतत्व है। एकांकीकार के लिए भी अभिनेता अथवा रंगमंचीयता का ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि नाटककार के लिए। फिर आता है प्रतिपाद्य। एकांकीकार अपनी रचना के द्वारा कोई न कोई संदेश देता है और वह स्पष्ट शब्दों में न कहकर कथानक,
कार्य व्यापार, चरित्र आदि के माध्यम से अपना उद्देश्य दर्शकों, पाठकों तथा पाठकों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। एकांकीकार ने एकांकी में क्या कहा, यह एकांकी को ठीक से समझने पर पता चलेगा। दीपदान एकांकी को ले ले, इसमें त्याग एवं बलिदान का आदर्श रखा गया है। देश के लिए पुत्र जैसे अनमोल रतन को भी माँ ने बलिदान कर दिया और देश की बलिवेदी पर सर्वस्व त्याग का प्रेरणा देना इस एकांकी का उद्देश्य है। तो ये था आपका हिंदी एकांकी का पूर्ण रूप से एक नई विधा है इसके बारे में। फिर आता है 9th नंबर क्वेश्चन, रेखा चित्र के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, उसका विकासात्मक इतिहास को प्रस्तुत कीजिए। अब इसमें आपका आता है रेखा चित्र में कि रेखा चित्र में चित्रात्मकता पहली शर्त है, चाहे नगर का चित्र हो अथवा व्यक्ति, स्थान या वस्तु का। यहाँ बहुधा लेखक नए व्यक्तियों सा हो सकता है। जब रेखा चित्र कथाभास देने लगता है अथवा कलाकार के व्यक्तिगत अनुभवों के अलावा दृष्टिकोणों से भी सराबोर हो जाते हैं, तो यह वर्णनात्मक संस्कार में आता है। ये डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ जी के अनुसार रेखा चित्र की परिभाषा बताई गई है। इसमें है कि रेखा चित्र आधुनिक युग की एक प्रचलित गद्य विधा है। रेखा चित्र को हम अंग्रेजी में स्केच के नाम से भी जाना जाते हैं। हिंदी में रेखा चित्र दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है रेखाओं के द्वारा निर्मित चित्र। जब लेखक या रेखा चित्रकार लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति, स्थान अथवा घटना का शब्द चित्र प्रस्तुत करता है, तो वह रचना रेखा चित्र कहलाती है। रेखा चित्र के वर्णन में लेखक को तटस्थ रहना पड़ता है। इसमें शब्दों के द्वारा व्यक्ति अथवा वस्तु विशेष का एक ऐसा सजीव चित्रांकन किया जाता है कि पाठकों के सम्मुख सांकेतिक रूप से सम्यक प्रस्तुत किया जा सके। जिस प्रकार चित्रकार अपनी तूलिका के कलामय स्पर्श से चित्रपटल और अंकित विशृंखल रूप से बिखरी हुई सत रेखाओं से उभरी हुई स्मरण रेखाओं को अपनी कला की तूलिका से स्वानुभूति के रंग से रंजित कर जीते जागते शब्द चित्र में परिणित कर देता है, यही रेखा चित्र कहलाता है। रेखा चित्र के आलंबन के रूप में सौंदर्य और उसकी चेष्टाओं आदि को अंकित किया जाता है। ये डॉक्टर बच्चन जी के महोदय और फिर आता है आपका डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा जी के महोदय जी सर डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा जी के अनुसार बताया, इसमें उनके द्वारा रेखा चित्र का जो प्रस्तुत किया है कि रेखा चित्र किसी एक व्यक्ति, स्थान, घटना, दृश्य या उपादान का ऐसा वस्तुगत वर्णन होता है जो संक्षेप में उसकी बाह्य विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। बाह्य विशेषताओं के भीतर ही उसकी आंतरिक विशेषताओं का समाहार हो जाता है। ये डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा जी की द्वारा उनका अपना मत है, यानी उनका अपना एक परिभाषा है जो हमने आपको यहाँ पे बताया। अब आता है स्मरण, उन्मेष या उद्भास। हिंदी गद्य में रेखा चित्र के प्रथम लक्षण भारतेंदु जी के निबंधों में मिलता है। उनके द्वारा रचित निबंधों में विक्रम कालिदास, रामानुजाचार्य, सूरदास, सुकरात प्रमुख हैं और जो इसी वर्ग की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने सन 1937 फिर आता है आपका हिंदी रेखा चित्र की विधा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले पंडित श्रीराम शर्मा जी ने, जिन्होंने सन 37 ईस्वी में बोलती प्रतिमा नामक रचना प्रस्तुत किया, जिससे 12 रेखा चित्र और 3 कहानियाँ हैं। इस प्रकार विधा की प्रथम रचना श्रीराम शर्मा की कीर्ति बोलती प्रतिमा को माना जाता है। हिंदी रेखा चित्र के विकास मार्ग को अग्रसर करने वालों में आपको बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं, श्रीराम शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम अग्रोपंक्ति है। वर्तमान समय में आपको मिलते हैं प्रेम नारायण टंडन, हर्षदेव मालवीय, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, हलधर त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, कपिल मेहतावली, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, विद्या माथुर हैं, निर्मल वर्मा हैं, महावीर अधिकारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुरेंद्र नाथ दीक्षित, अख्तर रामपुरी जी हैं और चंद्रिका प्रसाद शर्मा आदि रेखा चित्र के प्रमुख उन्मेषक हैं। और हिंदी के प्रमुख रेखा चित्र तथा उनकी जो महत्वपूर्ण कीर्तियां हैं उसके बारे में यहाँ पे हम आपको बताएंगे। जैसे पंडित श्रीराम शर्मा जी की बोलती प्रतिमा है, वे जीते जाते हैं, जंगल के जीव हो गए। उसके बाद फिर डॉक्टर नागेंद्र जी हैं, चेतना के बिंब, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की निराला की जगह कुल्ली भाट, बिल्लेश्वर बकरिया,
फिर है बनारसी राज चतुर्वेदी जी की रचना रेखा चित्र। फिर है राम वृक्ष बिंब, लाल तारा, गेहूँ और गुलाब। प्रकाश चंद्रगुप्त जी का है नई स्केच। महादेव वर्मा के अतीत के चलचित्र पथ के साथी। फिर है आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा का विराम चिन्ह। प्रेम नारायण टंडन जी का रेखा चित्र। उपेंद्र नाथ अश्क का रेखाएं और चित्र मंटो मेरा दुश्मन। विष्णु प्रभाकर का कुछ शब्द कुछ रेखाएं। राहुल संकृत्यान की बचपन की स्मृतियां जिनका मैं कृतज्ञ हूँ। तो ये था रेखा चित्र की के बारे में और इनकी इतिहास और इनके लेखक और उनकी रचनाएं। फिर आता है 10 नंबर कुबेरनाथ राय की निबंध शैली की विवेचना कीजिए। अब कुबेरनाथ राय की निबंध शैली की विवेचना कीजिए। इसमें आपका आता है निबंध शैली के बारे में लिखना है कुबेरनाथ राय जी की। कुबेरनाथ राय एक निबंधों में सर्वत्र एक पच्ची पचाई मंजी हुई भाषा का प्रयोग हुआ है। ललित निबंधों के अनुरूप भाषा के ललित और कवित्व तो हैं रोचकता, सरसता और अलंकारिता और चारुता के साथ ही बौद्धिकता, वचन वक्रता, गंभीरता, लाक्षणिकता और अर्थवत्ता भी हैं। उनकी भाषा शुद्ध, प्रौढ़, परिमार्जित, परिष्कृत, परिनिष्ठित, प्रांजल संस्कृत है, जिसे उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा की बोलचाल के शब्दों में प्रयोग से लोकाभिमुख बनाया है। फर्स्ट नंबर है तत्सम शब्द, जैसे धौत शुभ, अंतवेशी, स्थित प्रज्ञ, रचत वर्णी, मंगल प्रसवा, तुषारच्छदित, सद्यानुभूति। सेकंड नंबर है तद्भव शब्द, जो उनके भाषागत उक्त विशेषताओं का उदाहरण आपको मिलता है। जैसे इनमें इन्होंने अपनी भाषा में इस प्रकार उन्होंने लोकप्रियता का प्रदान किया है, जैसे उनकी आपकी भाषा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, लोकोक्तियाँ, मुहावरों सुसज्जित होकर। अब इसमें देशज तद्भव शब्द है, जैसे दूध, बछड़े, रात, 49, आलसी, कटौती, हरेक, सूरज, आही, नाकोदम, सवेरे सवेरे, ये सारी चीज़ें। फिर आपका आता है थर्ड नंबर देशज शब्द, जैसे सिंगार हो गया, पटार, सिंगार पटार, काली कलूटी, महुआरी, झुटपुटा, हकड़ना, गमरू, मरकोई, सीका, टरही, ये देशज शब्द हो जाते हैं आपके, जैसे गांव वाले शब्द। उसके बाद फिर आता है उर्दू फारसी शब्द, जैसे आपका नज़र हो गए, ये उर्दू फारसी के अंदर आता है। फिजूल, फालतू का, मजाक, कैद, खूबसूरत, मिजाज, फ़र्क, मुताबिक, ज़बरदस्त, इज्जत, ख़ानदान, दरअसल, हम शकल। तो ये सब आपके उर्दू फारसी शब्द आते हैं। फिर आते हैं अंग्रेजी शब्द, जैसे होटल हो गया, स्टेशन हो गया, स्टेट, पासपोर्ट, मार्केट, नोट, सुपरलिशियस, सुपरलियलिटी, लॉजिक, आईसी, इंस्टीट्यूशन, बोरिंग, एटसेट्रा इत्यादि। सिक्स नंबर आपका आता है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ इनकी। इज्जत खतरे में पड़ना, पिंड छुड़ाना, सह देना, मन ही मन रोना, रास्ते पर आ जाना, खून के आंसू रोना, कौड़े की तीन होना, टेढ़ी खीर होना, मुस्के चढ़ाकर बांधना, तुक्का मारना, पानी पानी होना, कान काटना, खूंटा तुड़ाकर भागना, लोहा मानना, राग रसोइयाँ, पगड़ी, कभी कभी बन जाए, बोली लोमड़ी, फूटा कास इत्यादि, ये सारे मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ होती हैं। कुबेरनाथ के निबंध शैली की बात करें तो कुबेरनाथ राय के निबंधों में पुरातन संस्कृति तथा लोक जीवन का गाढ़ा रस है, इसलिए भावों के विवेचन तथा भाषा में ललित लाने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। जैसे फर्स्ट नंबर में भावात्मक शैली है, इसमें ललित निबंधों का सर्वाधिक उपयुक्त शैली भावात्मक में ही होती है। कुबेरनाथ राय के भावात्मक निबंधों में सर्वत्र इसी शैली का प्रयोग हुआ है। देखिए, जैसे राम अपने अंतर के घाव को विश्व प्रकृति के हृदय में पाते हैं और घाव तब पर रिस उठता है जब नील मेघ में दामिनी दमकती है। सेकंड नंबर है विचारात्मक शैली। अब इनकी विचारात्मक शैली क्या है, इसमें विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रधानता होने के कारण विषय का तर्क संगत विवेचन करना होता है। इसमें जैसे इस शैली का अर्थ होता है गंभीर और तार्किकता का अधिक होती है। थर्ड नंबर है वर्णनात्मक शैली। इसमें वर्णनात्मक में किसी स्थान, दृश्य, घटना, नगर, तीर्थ, मेले आदि के वर्णन वाले निबंधों को वर्णनात्मक शैली या दृष्टिगत होती है। जैसे रस आखेटक में ग्रीष्मकाल का वर्णनात्मक चित्रकार, जैसे 9 बजे के बाद ही दिवस दैत्य की तरह मुंह बांधकर आग उगलने लगता है, चारों ओर फसल कट जाने के कारण निर्जन सपाट मैदान,
कहीं कहीं बीच बीच में बबूल के श्यामल पेड़ और दिया सलाई के डिब्बे जैसे छोटे छोटे बिना खिड़की के डेरे। दोपहर को यहाँ मैदान धू धू करके जलने लगता है। फिर आता है 4th नंबर आपका धारा शैली। धारा शैली किस प्रकार है कि वर्णन में सरसता और ललित लाने के लिए निबंधों में धारा शैली का प्रयोग होता है। जैसे किसी एक वस्तु का वर्णन करने के लिए उपमानों की विशेष प्रयोगों की एक धारा सा प्रवाहित की गई है। 5 नंबर है व्यंग्यात्मक शैली, जो वर्णन में तीखापन लाने के लिए अथवा किसी बात को इस प्रकार कहना जिससे कथ्य का निहितार्थ प्रखरता से व्यंजित हो और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। जैसे यक्ष यदि द्विवेदी कालीन सुधारवादी बुद्धि काला होता तो कर्तव्य का बार बार स्मरण दिलाकर एक साट कर रास्ता बता देता। फिर है आपका निगमन शैली। निगमन शैली में आता है कि संपूर्ण विवेचन में पश्चात निष्कर्षण प्रस्तुत करना निगमन शैली कहलाता है। जैसे अंत में अतः जो हो, ये सारी चीज़ें। फिर आता है 7th नंबर आपका अलंकारिकता शैली। इसमें किसी भी वर्णन को अलंकारिक शैली में प्रस्तुत करने उसमें चारुता और मोहकता होता है। जैसे आज का भारतवर्ष विधि निषेधों का शापग्रस्त दंडक वन है। फिर है कथात्मक शैली। इसमें कुबेरनाथ राय ने कुछ निबंध कथात्मक शैली में लिखे हुए हैं। जैसे आपका रसो उपनिषद में 8 कथाएं हैं। उसके बाद है आत्मकथात्मक शैली। इसमें है सिंह द्वार को कवि प्रेत ने कहा है। शेक्सपियर तथा होमर की आत्मकथा है, ये शैली का उदाहरण है। फिर रिपोर्टाज शैली। इसमें आता है कि विवरण प्रधान निबंधों में रिपोर्टाज शैली का प्रयोग है और इस प्रकार के निबंधों में दृष्टि अभिषेक, दृष्टिजल, कजरी वन के राजहंस आदि इत्यादि आते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि श्री कुबेरनाथ राय के निबंध में निबंध ललित, भावपूर्ण और प्रभावशाली है। निबंधों के विश्लेषण में उनकी बौद्धिकता, चिंतनशीलता, अनुभव दीर्घता, पांडित्य, गंभीर विदग्धता, सहृदयता और आदि की व्यंजना होती है। तो ये थी आपके चारों क्वेश्चन जो हमने आपको सेक्शन सी के नहीं बताए होते। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। और आपको ये सारे प्रश्न आपको 2-2 प्रश्न करके अगर आप तैयार करेंगे तो अच्छे से तैयार भी कर लेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम आपके साथ अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।